जय हिंद साथियों, एस स्क्वायर होमवर्क सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 1 नवंबर 2025 से एक नया सीरीज शुरू किया गया है जिसमें आपको लूसेंट से टॉपिक पहले दे दिया जाता है और रात 8 बजे आपको इससे संबंधित एमसीक्यू का डिस्कशन कराया जाता है। आप उस लाइव क्लास में आते हैं और आने के बाद आप क्वेश्चन देख करके उसका आंसर करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं और साथ में आंसर बताया जाता है, उसका डिटेल डिस्कशन कराया जाता है। तो जो 2 दिन का क्लास चला है जिसमें 1 नवंबर और 2 नवंबर में दोनों में लेक्चर और एमसीक्यू को एक साथ लिया गया था, लेकिन आज 3 नवंबर से लेक्चर आपको 2-3-4 घंटा पहले मिल जाएगा। आप उस लेक्चर से पढ़ लेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे और रात में जब 8 PM में आएंगे, 8 बजे रात में जब आप लेक्चर सीरीज से जुड़ेंगे, लाइव क्लास से जुड़ेंगे, तो वहां आपको डायरेक्ट एमसीक्यू मिलेगा और उस एमसीक्यू को सॉल्व करके आप अपने प्रैक्टिस को, आप अपने रिवीजन को और इन्हांस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रात में 8 बजे जरूर जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ये प्रैक्टिस आपको आपके आगामी सभी परीक्षाओं में, एईडीओ का हो, दरोगा का हो, एसएससी सीजीएल एएसओ वाला हो या इंटर लेवल एसएससी हो, जीविका हो या 72वीं बीपीएससी हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी में कोशिका विज्ञान और साथ ही हिस्ट्री का भी एक टॉपिक था जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो हिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों को लेकर के चला जा रहा है। आइए देखते हैं इस कोशिका विज्ञान के टॉपिक को जो आज का सिलेबस है। तो कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ये आज का टॉपिक है। तो मेन पार्ट्स ऑफ सेल, तो इसका एक भाग है सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पहले आप इस इमेज में देखिएगा, ये प्लांट सेल है और यह जो कोशिका भित्ति है अर्थात सेल वॉल है, ये कहां पाया जाता है? सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, अर्थात जितने भी प्लांट है उस प्लांट के सेल में ये सेल वॉल पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये आपको कोशिका भित्ति है और इसमें देख सकते हैं ये है सेल वॉल। वॉल क्या होता है? दीवार, आपके घर के चारों ओर का बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करता है। ठीक उसी तरह से कोशिका के चारों ओर जो है ये जो दीवार बना हुआ है, इसी दीवार को सेल वॉल कहते हैं। ये है सेल और सेल ये पूरा सेल है और ये बाहर से घेरा हुआ है अर्थात ये है वॉल। तो ये सेल का वॉल है अर्थात कोशिका का भित्ति है। कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? तो केवल पादप कोशिका में, ओनली वन प्लांट सेल में पाया जाएगा। ठीक है, इन विच सेल वाज फाउंड, तो प्लांट सेल याद रखेंगे। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये भी पूछा जाता है ये कोशिका भित्ति तो है, सही है, ये कोशिका भित्ति है। ये जो बाहर का आवरण देख रहे हैं यही कोशिका भित्ति है। देखिए ये है कोशिका भित्ति और ये कोशिका भित्ति किसका बना होता है? इसे याद रखेंगे, ये सेल्यूलोज का बना होता है। ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है। ये आकृति अर्थात डिफिनिट शेप प्रदान करता है, साथ ही आकार को बनाए रखता है, साइज ऑफ द सेल एंड साइज और शेप को बनाए रखता है। साइज और शेप को कौन बनाए रखता है? तो सेल वॉल बनाए रखता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है जीवाणु की। 2 तरह का आपने देखा, पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, पादप का जो कोशिका भित्ति होगा सेल्यूलोज का, और जीवाणु का कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। इन दोनों में कोशिका भित्ति पाया जाएगा, एक तो पादप में और जीवाणु में, और दोनों अलग अलग पदार्थ से मिलकर बनता है। एक पेप्टिडोग्लाइकन से, एक सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज से जो है प्लांट का और जीवाणु का अर्थात बैक्टीरिया का जो है पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। ये इसे याद रखेंगे और इसी से संबंधित एमसीक्यू आपको रात में 8 बजे इसी से संबंधित एमसीक्यू बना करके आपसे पूछा जाएगा। आप इसे अच्छे से याद करके, इसे रिवीजन करके, बार बार लिख करके नोट्स बना करके आएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो रात 8 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। आइए आगे बढ़े। आगे है कोशिका झिल्ली अर्थात इंग्लिश में इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका के सभी अवयव किससे घिरे होते हैं? ये देखिए अंदर में सारे के सारे कोशिका के अवयव है और ये घिरे किससे है? तो कोशिका ये जो है सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सेल मेम्ब्रेन कहाँ है? तो ये रहा आपको सेल मेम्ब्रेन। ये जो दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला देख रहे हैं मेरा ये जो कर्सर चल रहा है, ये जो पार्ट है, ये सारे के सारे जो है ये सभी के सभी जो है सेल मेम्ब्रेन है। कोशिका झिल्ली के बारे में बताता है। और ये कोशिका के सभी अवयव जो है ऑल ऑर्गेनेल्स जो है ये किससे घिरा होता है? सराउंडेड होता है। तो थिन मेम्ब्रेन से, एक पतले मेम्ब्रेन से घिरा होता है।
पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली। जो बहुत पतला झिल्ली होगा, थिन मेम्ब्रेन होगा, जो थिन मेम्ब्रेन है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसे आप पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं आप। और यह किस प्रकार का होता है? सेल मेम्ब्रेन्स का टाइप क्या है? तो ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब हुआ, ध्यान रखेंगे, इसे हिंदी में अर्ध पारगम बोलते हैं। अर्ध मतलब एक तो पारगम होगा तो पूरा का पूरा आर पार हो जाएगा, और अर्ध पारगम का मतलब हुआ पूरा का पूरा आर पार नहीं हो पाएगा, कुछ ही भाग, कुछ ही पदार्थ इससे आर पार हो पाएगा, अर्थात सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है कैसा होता है, किस नेचर का होता है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। आगे देखें, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य, मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए सभी चीज का आपने फंक्शन देखा, आपने सेल वॉल का फंक्शन देखा, शेप और साइज दे रहा था। ठीक उसी तरह से कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन जो है, इसका क्या कार्य है? ये कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को कंट्रोल करता। आपने देखा कि सेमी परमिएबल था अर्थात अर्धपारगम था। अर्धपारगम का मतलब हुआ कि ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली सभी पदार्थ को अंदर नहीं जाने देता और अंदर वाले पदार्थ को बाहर भी नहीं आने देता, अर्थात जिनकी जरूरत होती है उन्हीं को आने देता है, इसीलिए इसे अर्धपारगम बोलते हैं। अर्धपारगम में अर्थात कुछ ही भाग आ पाता है, और इसी चीज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड से बनी होती है। और यह जो कोशिका झिल्ली में कौन सा लिपिड होता है? तो इसमें फास्फोग्लिसराइड होता है। मेन लिपिड कंपोनेंट्स इज द सेल मेम्ब्रेन्स क्या कहलाता है? तो फास्फोग्लिसराइड कहलाता है। फास्फोग्लिसराइड ये होगा, लिपिड से बनता है, लेकिन लिपिड में भी किस घटक का? तो फास्फोग्लिसराइड्स का बना होता है, इसे याद रखेंगे। यहीं से प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलता है। कोशिका झिल्ली में क्या पाया गया है? ये जो आप देख रहे हैं कोशिका झिल्ली, ये बाहरी आवरण जो देख रहे हैं, ये बाहर से एक वॉल होगा, और वॉल के अंदर जो कोशिका भित्ति के अंदर जो है कोशिका झिल्ली होता है। ये वाला लाइन जो देख रहे हैं ये कोशिका झिल्ली है, ये लाइन कोशिका झिल्ली का है। और ये जो कोशिका झिल्ली है यह इसमें क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में क्या क्या पाया जाएगा? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या क्या पाया जाएगा? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। आगे देखिए, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? अर्थात एडवांस मॉडल की बात करें, किस तरह का मॉडल? तो एडवांस मॉडल को किसका? सेल मेम्ब्रेन्स का जो एडवांस मॉडल है, इसे कब प्रपोज किया गया था? तो 1972 में प्रपोज किया गया था। और इसे प्रपोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो सिंगर और निकोलसन जो है, सिंगर और निकोलसन इसे प्रपोज करने वाले व्यक्ति है। बात करें सिंगर और निकोलसन जो है, इनके द्वारा इन्हें जो प्रपोज किया गया, इस नमूने को क्या कहते हैं? अर्थात इस मॉडल को, मॉडल प्रपोज बाय द सिंगर एंड निकोलसन, इस मॉडल को कौन सा मॉडल कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, तरल किरमीर मॉडल। क्या बोलते हैं इसे? तरल किरमीर मॉडल बोलते हैं, अर्थात फ्लूइड मोसेइक मॉडल बोलते हैं। फ्लूइड मोसेइक मॉडल बोलते हैं। और तरल किरमीर मॉडल के अनुसार लिपिड की प्रकृति अर्थात नेचर कैसा होता है? फ्लूइड मोसेइक मॉडल का नेचर कैसा होता है? लिपिड अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोसेइक मॉडल का तो सेमी फ्लूइड होता है, अर्थात अर्ध तरलीय होता है। पूरा का पूरा तरल नहीं है, यह अर्ध तरलीय है, इसे ध्यान रखेंगे। तरल किरमीर मॉडल के अनुसार लिपिड की प्रकृति कैसी होती है? तो अर्ध तरलीय होती है। और तरल किरमीर मॉडल के अनुसार प्रोटीन की गति कैसी होती है? तो पार्श्विक गति होती है, अर्थात लेटरल मूवमेंट होगा इसका। ये जो तरल किरमीर मॉडल है, इसमें प्रोटीन गति करता है, और गति कैसा होगा? तो पार्श्विक गति होगा, लेटरल मूवमेंट होगा, पूरी तरह से नहीं होगा, पार्श्विक रूप से होगा, लेटरल रूप से होगा। आगे बात करें, अगला जो कोशिका का या सेल का पार्ट है, इस पार्ट का नाम है तारकय। तारकय अर्थात सेंट्रोसोम जो देख सकते हैं, ये देखिए सेंट्रोसोम। इसके अलावा आप यहां देखेंगे, ये रहा आपको सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम देख रहे हैं कैसे बना हुआ है, ये रहा आपको सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो है, इस सेंट्रोसोम का जो है डिस्कवरी किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय द टी बोवेरी के द्वारा तारकय अर्थात सेंट्रोसोम का खोज किया गया। और ये जो सेंट्रोसोम है कहाँ पाया जाता है? किस कोशिका में पाया जाता है सेंट्रोसोम? तो ओनली एनिमल सेल में पाया जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। ये जो तारकय है ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है। ये जो सेंट्रोसोम है कि अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम में जो एक या दो कण वाली संरचना होती है, रचना होती है, उसे सेंट्रियोल कहते हैं। 1 और 2
ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड सेंट्रोसोम आर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। क्या कहलाता है? यह सेंट्रियोल्स कहलाता है। यही सभी परीक्षाओं में, चाहे वो एईडीओ का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का हो, बिहार एसआई का हो, ये इन्हीं सभी पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे, इसे नोट्स बना लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है इससे। चलिए, सेंट्रियोल जो समसूत्री विभाजन में क्या बनाता है? तो ध्रुव बनाता है। ये जो है ध्रुव अर्थात पोल्स बनाएगा। पोल कौन? सेंट्रियोल जो है, ये सेंट्रियोल जो होगा समसूत्री विभाजन करेगा, अर्थात समसूत्री जो है जो विभाजन करेगा, तो विभाजन मिटियोसिस करके, मिटियोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगा? पोल बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पोल आकार है, पोल की आकृति है, तो ये पोल बनाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, अंतर्द्रव्य जालिका अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट में ईआर बोलते हैं। ई से इंडोप्लाज्मिक और आर से रेटिकुलम, और हिंदी में इसे बोलते हैं अंतर्द्रवयी जालिका। आप देख सकते हैं ये दो तरह का होता है। आप यहां देख सकते हैं दानेदार, दिख रहा है आपको दाना, बिल्कुल दिख रहा होगा, ये दाना दाना दाना, ये डॉट 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 जो है दाना है। और दूसरा होता है चिकना अर्थात स्मूथ अंतर्द्रवयी जालिका, इसे दानेदार को रफ बोलेंगे, आगे आपको आ जाएगा RUGH रफ, और ये जो है स्मूथ होगा, ये स्मूथ होगा, एक होगा रफ। जब रफ है तो उसमें दाना दाना है, और यही दाना दाना जो है राइबोसोम है, राइबोसोम चिपका रहता है। इस पे क्या चिपका रहता है? ध्यान रखेंगे, राइबोसोम चिपका होता है। किस पे? दानेदार वाले पे, अंतर्द्रवयी पे, रफ वाले पे राइबोसोम चिपका होता है। और ये इस पे कुछ भी नहीं चिपका होता है, ये चिकना अर्थात स्मूथ होता है। ये दो टाइप का है। तो बात करें अंतर्द्रवयी जालिका जो है किस कोशिकाओं में पाई जाती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन, किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। ये जो दो चीज पढ़े थे हम लोग, एक प्रोकैरियोटिक पढ़े थे, एक यूकैरियोटिक पढ़े थे। यूकैरियोटिक सेल जो होता है ये क्या होता है? डेवलप्ड सेल होता है, डेवलप्ड होता है, और प्रोकैरियोटिक जो है अपने डेवलपिंग फेज में होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? अंतर्द्रवयी जालिका पाया जाएगा। और अंतर्द्रवयी जालिका कैसे दिखती है? तो आप देख सकते हैं चपटा है, चपटा बोले तो फ्लैट है, और थैली युक्त है, सैक लाइक है, और साथ ही नलिकावत है अर्थात ट्यूबुलर है, ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये लग रहा है ट्यूब जैसा, इसमें खाली जगह है ऐसा लग रहा है। और जालिका जैसी भी है, जालिका अर्थात नेटवर्क जैसा है, नेटवर्क एक से दूसरा जुड़ा है, दूसरा से तीसरा जुड़ा है, इस तरह से नेटवर्क जैसा है। तो इसका जितना भी चीज आपने देखा, फ्लैट भी दिख रहा है, आपको थैली युक्त भी दिख रहा है, नलिकावत भी दिख रहा है, जालिका, सब कुछ दिख ही रहा है। बात करें आगे, किस कोशिकांग पर राइबोसोम चिपके रहते हैं? तो ये जो है ये अंतर्द्रवयी जालिका के बाहरी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं। ये देखिए लिखा हुआ भी है राइबोसोम, आगे आप लोग पढ़ेंगे, राइबोसोम भी बोलते हैं, राइबोसोम भी बोलते हैं, ये एक ही चीज है। आप देखेंगे डॉट डॉट जो है, इसका अलग सेपरेट टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है। तो ये राइबोसोम चिपके होते हैं, और किस पे चिपके होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अर्थात अंतर्द्रवयी जालिका पे चिपके होते हैं। आगे बात करें, किस जालिका पर राइबोसोम होते हैं और उसे क्या कहते हैं? तो खुरदरी अंतर्द्रवयी जालिका पे होते हैं। यही आपको समझा रहे थे तभी से, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे राइबोसोम जो चिपका होता है, राइबोसोम इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? तो रफ। आपको बताए थे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। बहुत आसान है इसे याद रखना, बस आप इमेज से देख करके हमेशा 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 के लिए याद रख सकते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या रफ वाला पार्ट क्या है? तो रफ वाला पार्ट राइबोसोम है, और राइबोसोम की अनुपस्थिति पर जहां पे एब्सेंट है राइबोसोम, उस जालिका को क्या कहते हैं? तो वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, शॉर्ट में SER, एस से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसपे जो राइबोसोम एब्सेंट होता है उसे बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। और चिकनी अंतर्द्रवयी जालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो लिपिड संश्लेषण करना। जो चिकना है, जो स्मूथ है, स्मूथ क्या करेगा? तो स्मूथ वाला जो है लिपिड का संश्लेषण करेगा, और जो रफ है वो रफ क्या करेगा? प्रोटीन अर्थात राइबोसोम का संश्लेषण करेगा। और जो एस्टेरॉयड है, एस्ट्रियोडाइल जो है, एस्ट्रियोडाइडल हार्मोन का संश्लेषण कहाँ होता है? ये भी स्मूथ में होगा। तो स्मूथ में दो चीज का संश्लेषण होता है, एक लिपिड का होता है और एक एस्ट्रियोडाइडल का होता है। इन दोनों का जो है संश्लेषण, इन दोनों का जो सिंथेसिस जो है, और दोनों के दोनों सिंथेसिस जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यह। आगे बढ़े तो प्रोटीन संश्लेषण में कौन सी जालिका भाग लेती है, तो आपने बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन सी जालिका का भाग लेता है, तो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका भाग लेता है। खुरदरी अर्थात रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाग लेता है। आप इमेज से भी देख करके बहुत अच्छे से समझ गए थे, क्योंकि वहां खुरदरा डॉट डॉट टाइप का है और वही राइबोसोम है। उसी राइबोसोम अर्थात प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है जो रफ वाला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ईआर पूरा का पूरा ईआर, इसमें ना तो रफ की बात कर रहे हैं ना ही स्मूथ की बात कर रहे हैं, पूरे ईआर की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो वसा प्रोटीन का संचरण अर्थात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन। फैट्स और प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट होता है किनके द्वारा किया जाता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रवी प्रजालिका के द्वारा किया जाता है। और ईआर जो द्वारा संचालित वसाएं और संचरित वसाएं और प्रोटीन किसका निर्माण करते हैं, तो विभिन्न झिल्लियों का निर्माण करते हैं। लाइक सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का निर्माण करते हैं, वेरियस मेम्ब्रेन्स का निर्माण करते हैं। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेड बाय द ईआर फ्रॉम वेरियस मेम्ब्रेन्स, ये ध्यान रखने की बात है। आगे देखें तो आप क्या देख रहे थे, आप देख रहे थे राइबोसोम। आप राइबोसोम देख रहे हैं कहाँ है, तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका पर चिपका हुआ है। और पादप कोशिका जो भी है उसमें राइबोसोम की खोज किसने की है, तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने। तो ये पादप में रॉबिन्सन और ब्राउन ने खोज की है और जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज जीई पैलेड ने की है। कौन, तो जीई पैलेड ने 1953 में। ठीक है, साल लगभग एक ही है दोनों का। और राइबोसोम का नामांकन किसने किया, तो 5 साल बाद जो है रिचर्ड बी रॉबर्ट ने किया है। तो इन सभी चीजों को याद रखेंगे, रॉबिन्सन ब्राउन, जीई पैलेड और रिचर्ड बी रॉबर्ट, इन सभी जो अलग अलग खोज करता है इनका नाम याद रखेंगे। पादप वाले रॉबिन्सन और ब्राउन है, जंतु वाले जीई पैलेड है, और नाम रखने वाले जो है वाज गिवेन टर्म राइबोसोम, गिवेन टर्म को किसने दिया, तो बी रॉबर्ट ने 1958 में दिया। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। रॉबिन्सन ब्राउन, जीई पैलेड और रिचर्ड बी रॉबर्ट, इन तीनों का नाम, ये जो तीन टोटल आदमी तो 4 है लेकिन एक साथ 2 आदमी है, तो इस तरह से 3 बोल सकते हैं। इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है। आगे बढ़े तो राइबोसोम किसके बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान रखेंगे, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन जो होता है जिसका संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस का जो वर्क है, इसका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राइबोसोम, यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है, बहुत सारा प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, जितने भी हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट है, सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया है, खुरदरी, तो आपने देखा कि रफ वाले इंडोप्लाज्मिक पर भी क्या था, राइबोसोम था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, आगे है यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं, तो 80S प्रकार के। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं। 80 ऐसे भी याद रख सके, ये ज्यादा डेवलप है इसलिए 80 वाला इसमें रख देंगे, और जो कम डेवलप है प्रोकैरियोटिक, इसे कम वाला अर्थात 70S रखेंगे। S क्या है, तो S स्वेडबर्ग इकाई है। इसी स्वेडबर्ग इकाई, स्वेडबर्ग यूनिट की वजह से S वर्ड लिया गया है, ये लगा दिया गया है। और ये क्या कहता है, अवसादन गुणांक अर्थात सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बताता है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, अर्थात इसमें राइबोसोम का कितना कंसंट्रेशन है इसके बारे में बताता है। और स्तनधारी के लाल रक्त कणों में क्या नहीं पाया जाता है, तो राइबोसोम और अंतर्द्रवी जालिका नहीं पाया जाता, इसे भी ध्यान रखेंगे। जो लाल रक्त है, जो लाल रक्त अर्थात आरबीसी है विच आर नॉट एब्सेंट, तो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है इससे। आगे देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये जो कोशिका है, इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ऑल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की है। कब की है, 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज
किसके द्वारा? ऑल्टमैन के द्वारा। ऑल्टमैन के द्वारा कितने ईस्वी में? 1886 ईस्वी में किसकी खोज की गई? माइटोकॉन्ड्रिया की। और माइटोकॉन्ड्रिया को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका बोलते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है इस इमेज में, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा है। यदि सूत्रकणिका कहीं लिखा रहे सूत्रकणिका, इसका मतलब आप समझिएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया का शुद्ध हिंदी बोल रहा है, इसे सूत्रकणिका। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? खोज अलग व्यक्ति किया, ऑल्टमैन, और नाम देने वाले व्यक्ति जो है बेंडा है। किसने नाम दिया था? तो बेंडा ने। और जो कोशिका का शोषण स्थल है, शोषण स्थल कौन है? तो यही माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात सूत्रकणिका जो है। आप देख सकते हैं इमेज भी, ये इमेज रहा, यह माइटोकॉन्ड्रिया और यही है शोषण स्थल अर्थात रिस्पायरेशनल पैलेस, साइट ऑफ द सेलुलर रिस्पायरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसे ध्यान रखेंगे। कोशिका का पावर हाउस, तो श्वसन ही पावर है अर्थात सांस लेना ही पावर है, इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये सांस लेने का मुख्य आधार है, यही पावर हाउस है। जिस तरह से पावर हाउस जो है क्या करता है? एनर्जी पैदा करता है, ठीक उसी तरह से सांस भी एक तरह से एनर्जी पैदा करता है। इस आधार पे भी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का एनर्जी हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? एकल वृत्ताकार डीएनए होगा, इसे ध्यान रखेंगे। वृत्ताकार रूप से, एकल रूप से डीएनए पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, अब देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है एकल है, और एकल क्या होता है? एकल वृत्ताकार डीएनए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विभाजित होता है? फिजन के द्वारा, विखंडन के द्वारा विभाजित हो जाता है, अलग पार्ट बन जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या माना जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्राकृतिक कोशिका है, तो यूकैरियोटिक का पार्ट, लेकिन उसके अंदर प्राकृतिक कोशिका है माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा माना जाता है। आगे देखिए, आगे है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी काय की खोज किसने की है? तो गोल्जी काय की खोज जो है इसके नाम पे ही है, कैमिलो गोल्जी ने की है, गोल्जी काय। आप देख सकते हैं ये रहा गोल्जी काय, देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है यही है गोल्जी काय अर्थात गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी याद रखेंगे। और गोल्जी काय किससे बना होता है? तो सूक्ष्म नालिका और थैली से। देखिए नलिका, नली जैसा दिख रहा है आपको, और थैली जैसा दिख रहा है, तो अर्थात ट्यूबवेल्स और सक्स, ये है एक है नली और एक है थैली। तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? ये जो प्रोटीन और अन्य पदार्थ का पैकिंग है उसका परिवहन करता है। मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल्स। इसका क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, गोल्जी बॉडी की बात हो रही है। गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का अणु यातायात प्रबंधक, क्योंकि यह क्या करता है? यह देखिए यहाँ पे आपने देखा, यह जो पैकिंग है और परिवहन है, ये दोनों काम करता है। और किस चीज को ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह? तो प्रोटीन और अन्य पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है, पैकिंग और परिवहन का कार्य करता है। और ये जो परिवहन का कार्य यातायात ही करता है, इसीलिए ट्रैफिक मैनेजर ऑफ द सेल बोला जाता है गोल्जी काय को, गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक मैनेजर ऑफ द सेल गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। गोल्जी काय किसके निर्माण में मदद करता है? तो गोल्जी काय जो है कोशिका भित्ति व लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है। ध्यान रखेंगे, गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी काय जो है, ये किसके निर्माण में हेल्प्स करता है? गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड लाइसोसोम। तो कोशिका भित्ति और लाइसोसोम के निर्माण में जो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, सेल वॉल और लाइसोसोम जो है इसके निर्माण में कौन मदद करता है? तो गोल्जी बॉडी करता है। और साधारण शर्करा से क्या बनता है? साधारण शर्करा के मिलाने से कार्बोहाइड्रेट बनता है, और प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। नाम से भी स्पष्ट है, शर्करा से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड से क्या बनता है? तो ग्लाइकोलिपिड बनता है। तो ये आसान है याद रखना, प्रोटीन से प्रोटीन वाला ही बनेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से लिपिड वाला बनाएगा तो ग्लाइकोलिपिड। बस आपको याद रखना है शर्करा से कार्बोहाइड्रेट बनता है। आगे लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम की खोज किसने की है? लाइसोसोम वेयर डिस्कवर्ड बाय डी डुवे। ड्यूब लिखा है, लेकिन अब बहुत सारी बुक में देखेंगे डुवे लिखा रहता है। तो ड्यूब और डुवे जो भी हो, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई एक ही ऑप्शन होगा। और लाइसोसोम की रचना कैसी होती है? तो आप देख सकते हैं, ये रहा आपका लाइसोसोम।
इसमें ये रहा लाइसोसोम, ये रहा आपको लाइसोसोम। लाइसोसोम की रचना कैसी है, तो लाइसोसोम की रचना बस इसको ध्यान में रखिएगा, सूक्ष्म है। ये बड़ा करके माइक्रोस्कोप से देखा गया इसीलिए इतना बड़ा दिख रहा है। यह सूक्ष्म है, गोल भी है, बिल्कुल गोल है, एक हरी झिल्ली है, यस एक ही झिल्ली से बना हुआ है और घिरी हुई थैली है। तो ये है स्मॉल है, स्फेरिकल है, सिंगल मेम्ब्रेन्स बॉन्ड वेसिकल्स है, ये सभी ध्यान रखेंगे। और लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, ये जो लाइसोसोम है इसका निर्माण गोल्गी के संवेष्टन से होता है। आपने पीछे पढ़ा गोल्गी में लाइसोसोम और क्या बन रहा था, एक सेकेंड देखिए, इसके में किस कोशिका भित्ति और लाइसोसोम दोनों बनता था, सेल वॉल भी बनता था इसमें और लाइसोसोम भी बनता है। तो वही चीज यहाँ पे रिपीट हुआ है। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, गोल्गी के संवेष्टन में, अर्थात गोल्गी अपीयर्स बाय द पैकेजिंग प्रोसेस, इसमें बनता है। और लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, तो इसमें जो है हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, ये सभी जो है एंजाइम है। ये एंजाइम का टाइप है। ये लाइसोसोम कंटेन्स हाइड्रोलेज, लिपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, ये सभी के सभी जो है क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीज और कार्बोहाइड्रेट है इसमें जा करके उसे खा जाता है। उसे खाने के बाद क्या बचता है, अब ये आत्महत्या कर लेता है। ये थैली है या थैली जो है या बैग है ये फट जाता है और फटने के बाद क्या होता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली या बैग बोलते हैं। स्तनधारी लाल रक्त कणों में क्या नहीं पाया जाता है, तो स्तनधारी जितने भी है अर्थात आरबीसी में, मेमेलियन आरबीसीज में लाइसोसोम एब्सेंट होता है, इसे ध्यान रखेंगे। स्तनधारी लाल रक्त कणों में क्या नहीं पाया जाता, तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आगे देखें, प्लास्टिड्स अर्थात लवक, इसी से लवक है। तो लवक किसी कोशिका में पाए जाते हैं, किस कोशिका में, तो इसके ध्यान रखेंगे हमेशा पादप कोशिका में, प्लांट सेल में पाया जाएगा हमेशा। लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक के 3 प्रकार है। प्लास्टिड आर 3 टाइप्स। कौन कौन 3 प्रकार है, तो पहला देख रहे हैं हरित लवक, जिसे आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, इसी से बनता है क्लोरोफिल। और अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कोई वर्ण ही ना हो, कोई रंग ही ना हो, अवर्णी प्लास्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये देखिए कोई वर्ण नहीं, कोई रंग नहीं है, ठीक है। एक है वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, ये है आपको क्रोमोप्लास्ट। और ये जो हरा है ये क्लोरोप्लास्ट है, क्रोलो, ये है क्रोलोप्लास्ट के अलावा क्रोमो, और ये है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये 3 टाइप है प्लास्टिड्स का ये 3 टाइप है। आइए आगे देखते हैं बारी बारी से क्या क्या वर्क है। जो हरित है, जो हरा है, हरित लवक का रंग हरा होगा, ये वेरी सिंपल, वेरी इजी। द कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन, ठीक है। हिंदी वाले को तो आसान है, हरित है और ऑप्शन में हरा दिखा, लेकिन इंग्लिश वाले को क्लोरोप्लास्ट दिखेगा तो याद रखना पड़ेगा पत्तियों का रंग किस कारण हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, अर्थात ग्रीन होता है। और हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाएगा, तो पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल पाया जाएगा, ये वर्णक है, अर्थात द पिगमेंट्स है, ये पिगमेंट्स, द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। हरित लवक का कार्य क्या है, अर्थात क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करता है। या द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज द प्रिपेयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। हरित लवक को क्या कहा जाता है, तो पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। क्यों रसोई घर बोलते हैं, क्योंकि यह भोजन बनाने में, फोटोसिंथेसिस में, पौधा जो भोजन बनाता प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जिसमें सूरज के प्रकाश से पौधे जो पत्ती जो है, पत्तियों से क्लोरोप्लास्ट लेकर के, जमीन से खनिज लवण लेकर के और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन तैयार करता है। जब कोई व्यक्ति अपना भोजन तैयार करता है तो वो घर होता है रसोई घर, और पौधा जब कर रहा है वो है हरित लवक। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। किचन ऑफ द प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है। बात करें हरित लवक में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, राइबोसोम आर आल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। तो राइबोसोम कोशिकांग, कोशिका का कौन सा अंग होगा, राइबोसोम होगा। राइबोसोम आर आल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक में कौन सा कोशिका का अंग पाया जाएगा, हरित लवक में राइबोसोम पाया जाएगा। आगे देखें अवर्णी लवक, जिसका अवर्ण, वर्ण मतलब होता है रंग, और अवर्ण लग गया तो कोई रंग ना हो, अर्थात ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक का रंग कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, कलरलेस है यह। अवर्णी लवक कहाँ पाया जाएगा, जड़ में। आप देखेंगे जड़ का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है अक्सर।
भूमिगत तनों में, अधिकतर का, एक्सेप्शन को छोड़ करके। और ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड कहाँ पे? रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टीम्स। और अवर्णी लवक का कार्य क्या है? भोज पदार्थ का संग्रह करता है यह, अर्थात स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स, ये इंपॉर्टेंट है। आगे है वर्णी लवक, जिसमें कलर होता है। वर्णी लवक का रंग या तो लाल, पीला या नारंगी, ये 3 रंग में से किसी एक का रंग का हो सकता है। और वर्णी लवक पाया कहाँ जाएगा? तो ये देखिए, फूल लाल, पीला या नारंगी किसी एक रंग का होता है। फल का भित्ति जो है, फ्रूट्स वाल जो है, या बीज, ये सभी के सभी जो है वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। टमाटर में कौन सा वर्णक पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो लाइकोपीन। लाइकोपीन जो है लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। गाजर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो केरोटीन। ठीक है, कैरोट से केरोटीन बन गया, इसे ध्यान रखेंगे। चुकंदर, जिसको बीट बोलते हैं, बीटरूट बोलते हैं, बीटरूट में कौन सा? तो बेटानीन। याद रखना आसान है, बस वर्ड को मैच करिए। कैरोट मतलब गाजर होता है तो कैरोटीन, बीटरूट मतलब चुकंदर होता है तो बिटानीन। ठीक है, और इसी तरह से याद रखेंगे। लाल रंग लाइकोपिन, लाल लाइको, लाल किसका लाल रंग? टमाटर का लाल, लाल टमाटर, लाइकोपिन। तो देखिए कुछ न कुछ वर्ड कॉमन है जिससे याद रख सकते हैं आप। परावैंगनिक किरणों सुरक्षा देने वाला वर्णक कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन है। फाइकोसाइनिन जो है, जितने भी पेड़ पौधा है इसमें परावैंगनिक किरण, जो जितने भी जीवित जीव है, चाहे वो पौध प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी पे भी परावैंगनिक किरण पड़ता है तो हानि होती है। तो इस हानि से बचाने के लिए कौन सा जो पिगमेंट है प्रोटेक्ट करता है? द पिगमेंट प्रोटेक्टिंग प्लांट्स फ्रॉम यूवी रेज। तो यूवी रेज से क्या करता है? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन इसका सही आंसर है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बात करें वैक्यूल्स का, रसधानी का। तो रसधानी, आप एक बार रसधानी को देख लीजिए, वैक्यूल्स को देख लीजिए। ये रहा आपको वैक्यूल्स अर्थात रसधानी। ये देख रहे हैं, ये जो कलर दिख रहा है ये है रसधानी, ये रसधानी है। ये रस अर्थात दिख रहा है जल है, पानी है, रसधानी है, वैक्यूल्स है, इसे ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करें रसधानी किस प्रकार की संरचना है? तो कोशिका का निर्जीव संरचना है, कोई यहाँ पे लिविंग नहीं है, अर्थात यह नॉन लिविंग पार्ट है। किसका? सेल का नॉन लिविंग पार्ट क्या कहलाता है? रसधानी कहलाता है। और रसधानी में क्या भरा होता है? तो तरल पदार्थ, लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है। जंतु कोशिका में रसधानियां कैसी होती है? छोटी और अनेक रसधानी होती है। जंतु कोशिका में रसधानी कैसी होती है? छोटी और अनेक रसधानी होती है। पादप कोशिकाओं में रसधानी कैसी होती है? बड़ी और कोशिका के लगभग 90% भाग को घेरने वाली होती है। जो प्लांट सेल्स है इसमें वेकल्स क्या होगा? बड़ा होगा, जंतु में छोटा होगा, और पादप में कोशिका के 90% भाग को घेरेगा। रसधानी की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो रसधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो टोनोप्लास्ट कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। अमीबा के संकुचनशील रसधानी का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है उत्सर्जन करना। अमीबा के संकुचनशील रसधानी का कार्य क्या है? इसका कार्य है उत्सर्जन करना, इसे भी ध्यान रखेंगे। अमीबा का जो संकुचनशील रसधानी है इसका कार्य है उत्सर्जन करना। यह है आपको प्लांट सेल। अब बात करें केंद्रक। एक बार पहले केंद्रक देख लीजिए, इसमें फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। केंद्रक है, ये है न्यूक्लियस, ये है केंद्रक, ये पूरा का पूरा, और न्यूक्लियस ये अंदर का पार्ट है। ठीक है, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है। केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ये अंदर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। केंद्रक में कौन से पदार्थ पाया जाता है? इसे ध्यान रखेंगे, क्रोमेटिन पाया जाता है। ये जो केंद्रक दिख रहा है आपको, केंद्रक है या केंद्रिका है, ये जो केंद्रक या केंद्रिका है, ये केंद्रक द्रव है। ये देखिए केंद्रक द्रव है, ये केंद्रिका है। ये केंद्रक द्रव और केंद्रिका जो है, ये केंद्रक द्रव और केंद्रिका जो है, ये किससे बना होता है? तो क्रोमेटिन से बना होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, क्रोमेटिन से। और क्रोमेटिन किससे बना होता है? क्रोमेटिन जो है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन किस में बदल जाता है? तो क्रोमोजोम में, अर्थात गुणसूत्र, हिंदी में गुणसूत्र, इंग्लिश में क्रोमोजोम में। कोशिका जब विभाजन होता है तो क्रोमेटिन किस में बदल जाता है? क्रोमोजोम में बदलता है। और मानव गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 23 जोड़ा, 23 पेयर जो है ह्यूमन क्रोमोजोम है। चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? तो 24 है, मानव से एक ज्यादा। बंदर में गुणसूत्र 21 जोड़ा है। ठीक है, 21 पेयर है। प्रत्येक गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कितने क्रोमेटिड? 2 क्रोमेटिड पाया जाएगा। और दोनों क्रोमेटिड किससे जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ध्यान रखेंगे किससे जुड़े होते हैं?
सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। और गुणसूत्रों पे क्या पाए जाते हैं? जीन पाया जाता है। गुणसूत्र अर्थात जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे जीन पाया जाएगा। जीन का क्या कार्य है? तो वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण करना अर्थात ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडेटरी ट्रेड्स। और गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? तो वंशानुगत गुणों का वाहक कहा जाता है, कैरियर्स ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। और केंद्रक के भीतर कौन सी गोल संरचना पाई जाती है? तो केंद्रिका न्यूक्लियोस अर्थात स्फेरिकल स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोस। केंद्रिका में क्या बनता है? तो आरएनए का संश्लेषण और राइबोसोम का निर्माण होता है। इस तरह से हम लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता था जो बायोलॉजी में और बायोलॉजी के किस टॉपिक में? तो सेल के पार्ट में। और सेल क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया जा चुका है। प्रीवियस वीडियो आप देख लेंगे तो सेल क्या है, सेल का जो थ्योरी है, सेल का पहले किसने देखा, खोज किसने किया, नाम किसने रखा, कितने टाइप के सेल है, इनको हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे। इसीलिए आज डायरेक्ट सेल के पार्ट से डिस्कशन स्टार्ट किए और पूरा सेल का डिस्कशन कर लिए है, सेल के पार्ट का डिस्कशन कर लिए हैं। यहाँ से हर एक एग्जाम में कम से कम एक एमसीक्यू जरूर देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नोट्स जरूर बना लेंगे, इसे बार बार देखेंगे। और कोई कंफ्यूजन रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हम उस कमेंट का जवाब अगले वीडियो में आपको जरूर देंगे। तो रात में 8 बजे इन जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, इन टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू जो लाइव क्लास चलेगा, इस लाइव क्लास से जुड़ना नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। मिलते हैं रात में 8 बजे। जय हिंद, धन्यवाद।